CH-186 लाइटनिंग भाला। नालायक लड़के, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतना शक्तिशाली बनाया, बख्तावर ने गुस्से में कहा। आरव ने अकेले ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरी की थी, इसलिए बख्तावर को उसे अपने काबू में करने का मौका भी नहीं मिला था। बख्तावर ने ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि आरव की ट्रांसफॉर्मेशन इतनी परफेक्ट होगी कि वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी एक इंसान की तरह ही दिखेगा। इतना ही नहीं बल्कि उसके सोचने और समझने की शक्ति भी ठीक थी। वो इंसानों की तरह बोल पा रहा था और उसे पुराना सब कुछ याद भी था। बख्तावर ये सोच रहा था कि अगर आरव इस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ वक्त बाद भी जिंदा रह गया और उसका कल्टीवेशन अच्छा हो गया, तो आरव इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिमन मैजिशियन बन जाएगा। वो आसानी से एडवांस मैजिशियन कमांडर क्लास बीस्ट और किसी को भी अपने पैरों तले कुचल सकेगा। शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। फिर आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी नुकीले दांत दिखाए और मुस्कुराकर बोला, और वो मैं तुम्हें तुम्हारी मौत तोहफे में देकर करूंगा। आरव की बात सुनकर बख्तावर हैरान रह गया था। उसे लगा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आरव शक्तिशाली बन जाएगा तो उसका शुक्रगुजार होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शुक्रगुजार होने की जगह आरव उसे मारने की बातें कर रहा था। कुछ ही पलों बाद आरव के चारों तरफ लाइटनिंग सैनिक आ गए थे। उनकी पर्पल ब्लैक एनर्जी इन्हें एक साथ जुड़कर एक भाला बना लिया था। ये भाला साइज में आरव जितना ही बड़ा था और लाइटनिंग के कारण बेहद चमकदार दिख रहा था। आरव ने इस भाले को उठाया और तेजी से बख्तावर पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वो उस लाइटिंग एनर्जी से मिल गया था। उस भाले ने सीधा बख्तावर के सीने पर हमला कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आरव उस बढ़ती आताताई छिपकली पर अपनी लाइटनिंग एनर्जी से एक बार हमला कर ही चुका था, जिससे उसका दिमाग फट गया था। उसकी लाइटनिंग एनर्जी का कोई जवाब ही नहीं था। आरव के लाइटनिंग भाले की नोक जैसे ही बख्तावर के सीने पर लगी, वो उसकी अपार शक्ति को महसूस कर पा रहा था। आरव की इस लाइटनिंग का कोई पैरालाइजिंग इफेक्ट नहीं था, ये तो सीधा दुश्मन के चारों खाने चित कर देते थे। अब तक तो आरव आम लाइटिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करता था, लेकिन ये लाइटिंग सैनिकों से मिलकर बना हुआ एक भाला था और इसकी शक्ति आम लाइटिंग स्ट्राइक से कहीं ज्यादा थी। बख्तावर ने एक बार और अपने दूसरे जादुई कवच को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन इस बार लाइटिंग भाले के सामने उसका कवच किसी भी काम का नहीं था। आरव का भाला बख्तावर के सीने में जाकर लग गया, उसके कवच को चीर दिया और उसके सीने में जा लगा। बख्तावर के सीने के अंदर जाते ही मानो लाइटनिंग सैनिक रुक गए, लेकिन अचानक फिर वो बख्तावर के पीठ से बाहर निकले। उसके सीने से पीछे तक एक बहुत बड़ा छेद था। लाइटिंग भाला अब भी उसके सीने में ही था और उसकी बिजली अब हवा में मौजूद थी। बख्तावर हिल भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने हाथ से सीने में से उस भाले को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे छूते ही उसका हाथ बुरी तरह से जलकर काला पड़ गया। फिर भी उसे हाथ में जैसे वो जलन और दर्द महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि बहुत तेजी से उसकी जान जा रही थी। उसे अभी किसी दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपनी जान बचाना चाहता था। उसकी मौत ठीक उसके सामने खड़ी थी। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? बख्तावर आरव की तरफ देख रहा था। आरव बख्तावर के ठीक सामने खड़ा था और उसकी बॉडी के चारों तरफ लाइटिंग सैनिक थे। ऐसा लग रहा था कि वो लाइटिंग का देवता था और अपनी शक्ति से इस दुनिया का विनाश करने आया था। आरव पहले तो मुस्कुराया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी और बख्तावर का दर्द एक दूसरे से एकदम अलग थे। ऐसा लग रहा था कि आरव बख्तावर के दर्द पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। बख्तावर, जिसने ना जाने अब तक कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था, उसने कभी भी नहीं सोचा था कि आरव जैसा कोई लड़का उसे मारेगा। ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ी इंसल्ट थी। बख्तावर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आरव उसे अपना शिकार क्यों बना रहा है। उसने ही तो उसे ये अपार शक्ति दी थी, एक डिमन बनाया था। बख्तावर ने अपने इस डिमन एलिमेंट की सच्चाई साबित करने के लिए कितनी मेहनत की थी। उसे आरव को ढूंढने में कितना वक्त लगा था और आज आरव ही उसे अपनी उन शक्तियों से मार रहा था। बख्तावर ने इस डिमन एलिमेंट को सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था और आज यही डिमन एलिमेंट उसका काल बनकर उसके सामने खड़ा था। ये बख्तावर के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। बख्तावर के शरीर पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। कुछ ही पलों बाद वो पीछे की तरफ गिरने लगा। गिरते वक्त अपने आखिरी पलों में उसे एहसास हुआ कि आसमान कितना सुंदर था, एकदम नीला। लेकिन अब उसे आसमान में सिर्फ एक चेहरा ही दिखाई दे रहा था और वो भी खूनी लकीरों से भरा हुआ। ये आरव का चेहरा था, जो उस नए एलिमेंट का सबसे परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट बन गया था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसकी पूरी बाजी उल्टी पड़ गई थी। अगर उसने आरव को ट्रांसफॉर्म किया होता तो आज ये अपार शक्ति वाला शैतान उसका हुक्म बजाता, उसका गुलाम बनकर रहता। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। जब बख्तावर की जान जाने ही वाली थी,
कई सारे शेडो वॉल्व्स उसके शरीर पर टूट पड़े। बख्तावर को लगा था कि वो बिना किसी दर्द के ही मर जाएगा, लेकिन उसके आखिरी पलों में उसे बेहिसाब दर्द सहना पड़ रहा था। ये दर्द उसके शरीर को नहीं बल्कि उसके सोल को सहना पड़ रहा था, जो उसके शरीर से बाहर निकल रहा था। शेडो वॉल्व्स अपने पंजों से उसके सोल को नोचना शुरू कर दिया था। आरव ने यह जानबूझकर किया था ताकि उसके सोल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और वो पूरी तरह से तबाह हो जाए। एक इंसान का सोल बहुत नाजुक होता है। अगर इस पर हमला किया जाए तो ये दुनिया से ही गायब हो जाता है और इस पर होने वाले हमले सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं। बख्तावर इससे पहले कुछ और बोल पाता, आरव के शेडो वॉल्व्स ने उसके चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। आरव ने तो इन चीथड़ों को भी नहीं छोड़ा था। तभी वहां हवा में कोई अजीब दिखने वाली नदी आ गई, जिसमें उसके चीथड़े डूब गए। कुछ ही पलों के बाद आरव का काला पेंडेंट अचानक वाइब्रेट करने लगा। आरव को उसके अंदर से बख्तावर की चीख सुनाई दे रही थी। काला पेंडेंट जिन सोल्स को अपने अंदर खींचता था, उनकी शक्ति उसके अंदर समा जाती थी। आरव ये तो नहीं जानता था कि इसमें उस सोल को कितना दर्द होता था, लेकिन उसे ये तो पता था कि ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सोल एलिमेंट्स से जुड़ी हुई हर चीज दर्द और मौत से जुड़ी होती थी। बख्तावर को मारने के बाद आरव का दिमाग काम करना बंद कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सूर्यांश उसे दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। वो उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जितना वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता था, उस हिसाब से शैतान में बदले हुए आरव ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई थी। वो आरव के ठीक होने में मदद तो करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। इसलिए उसने आरव से बात करने की कोशिश की। आखिर वो अब भी एक इंसान था और उसे पुराना सब कुछ याद भी था। आरव, सूर्यांश ने आरव को ध्यान से देखते हुए कहा। एक शैतान में बदल चुका आरव पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में अभी भी वो गुस्सा था जो बख्तावर को मारते वक्त था। उसने सूर्यांश पर हमला नहीं किया क्योंकि वो सूर्यांश को पहचान गया था। तभी अचानक आरव के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हथौड़े से उसके सिर पर वार कर रहा हो। ये दर्द उसके दिमाग में शैतानी खून की शक्ति का इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा था। ये दर्द इतना ज्यादा था कि किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। आरव जोर जोर से चीख रहा था। उसके चारों तरफ उसके फायर और लाइटनिंग एलिमेंट फैल गए थे क्योंकि आरव अब धीरे धीरे बेकाबू हो रहा था। मेरी बात सुनो आरव, मेरी बात सुनो, सूर्यांश ने आरव को दर्द में देखते हुए कहा। डिमन एलिमेंट को कभी भी एक असली एलिमेंट नहीं माना गया, क्योंकि मैजिशियंस पर इसका बहुत बुरा असर होता है। ये तुम्हारे सोल से पावर खींचकर तुम्हें कुछ देर के लिए शक्तिशाली बना देता है, लेकिन कई बार इस दौरान मैजिशियन का सोल ही तबाह हो जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? आरव ने दर्द में कहा। सोल एसेंस, तुम्हें ढेर सारे सोल एसेंस की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम अपनी शक्ति को काबू में रख सकते हो? वैसे मैं तुम्हें वापस आर्मी के पास ले जा सकता हूं। उनके पास इतना सोल एसेंस है कि वो शैतानी खून की वजह से जो तुम्हारे सोल को दर्द होगा, उससे तुम्हें बचा सकते हैं। ये खून सच में एक शैतान की तरह है। पहले ये तुम्हें थोड़ी देर शक्ति दे देता है और फिर उसके बदले तुम्हारा सोल लेने आ जाता है। सूर्यांश ने आरव को समझाया। आरव के पास 4 एलिमेंट्स थे और जितनी ज्यादा शक्ति वो इस्तेमाल करता, उतना ज्यादा उस शैतानी खून का असर उस पर होता। उसके सोल को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो थे ढेर सारे सोल एसेंस। सोल एसेंस किसी भी मैजिशियन के सोल को ताकतवर बनाने में काम आता था और डिमन एलिमेंट उसके सोल से शक्ति ले रहा था, तो आरव सोल एसेंस का इस्तेमाल करके उसे बैलेंस कर सकता था, लेकिन इसके लिए उसे ढेर सारे सोल एसेंस की जरूरत थी। सूर्यांश को कोई अंदाजा नहीं था कि आरव को कितने सोल एसेंसेस की जरूरत थी और क्या आर्मी उसे वो देने वाली थी या नहीं, लेकिन सूर्यांश किसी भी तरह आरव की जान बचाना चाहता था। तुम अपनी शक्ति काबू में रखो, मैं तुम्हें आर्मी के पास ले चलता हूँ, सूर्यांश ने कहा। आवू। आरव ने आसमान की तरफ अपना सिर उठाकर जोर से गुर्राया। वो अपने स्विफ्ट स्टार वोल्फ की तरह ही गुर्रा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बेकाबू हो गया हो। इसके बाद उसने एक बहुत ऊंची छलांग लगाई और वहां से दूर जाने लगा। कुछ ही पलों में आरव सूर्यांश की नजरों से गायब हो गया था। सूर्यांश ये देखकर चौंक गया। उसने अपने विंडविंग्स एक्टिवेट करके आरव का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरव तो तब तक गायब ही हो चुका था। सूर्यांश को एहसास हुआ कि वो भी बहुत घायल था और विंडविंग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती थी। आरव, सूर्यांश ने अग्निगढ़ शहर से बाहर जाते हुए आरव को आवाज दी, लेकिन आरव नहीं रुका। वो तेजी से एक दिशा में भाग रहा था और फिर अग्निगढ़ शहर के बाहर पहुंच गया। सूर्यांश को फिक्र हो रही थी कि अगर आरव ऐसे यहाँ वहां भागता रहा तो उसके सोल की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। आरव को वहां से भागते हुए देखकर सूर्यांश का दिल बैठ गया था।
संजीवनी भूमि की आपदा के बाद सूर्यांश ने हमेशा आरव पर नजर रखी थी। उसने तो डीन सूर्यकांत से भी आरव का ध्यान रखने के लिए कहा था। वो जानता था कि कभी ना कभी उसके डुअल एलिमेंट्स का सच दुनिया के सामने जरूर आता। जब सूर्यांश को उस डिमन एलिमेंट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला जो कुछ आर्मी के लोग छिप कर रहे थे, सूर्यांश ने बख्तावर पर नजर रखना शुरू कर दिया। जैसा कि उसने सोचा था, उसका ने अपनी चाल चली थी, लेकिन सूर्यांश ने नहीं सोचा था कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए बख्तावर इतना पागल हो जाएगा कि अपने सैनिकों से आर्मी की पोजीशंस छुड़वा देगा। इस मिशन पर आए आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। यहां तक कि आरव भी उस शैतानी खून के असर की वजह से गायब हो गया था और किसी को भी नहीं पता था कि वो जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। सूर्यांश इतने गुस्से में था कि बार बार जमीन में मुक्का मार रहा था। वो पछता रहा था कि उसने ये नौबत क्यों आने दी, बख्तावर को पहले से ही क्यों नहीं रोका। अब आरव का पीछा कर पाना नामुमकिन था। बख्तावर से लड़ने के बाद सूर्यांश के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वो आरव के पीछे जा सके। उसने अग्निगढ़ तक आने में भी अपनी ढेर सारी विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए अब उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी। सूर्यांश ने एक गहरी सांस ली। वो खड़ा हुआ और शहर के बीचों बीच जाने लगा। कुछ देर बाद उसे 4 स्टूडेंट्स मिल गए और बख्तावर के बाकी सैनिक भी मिले। अगर तुम लोगों ने चालाकी करने की थोड़ी सी भी कोशिश की तो मैं तुम लोगों को यहीं मार दूंगा, सूर्यांश ने शिखा और उसके सैनिकों से कहा। शिखा ने नामे सर हिलाया और आगे बोली, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कमांडर के साथ क्या हुआ? वो मारा गया, उसी शैतान के हाथों जिसे तुम सबने बनाया है, सूर्यांश ने कहा। ये बात सुनकर शिखा और उसके सैनिक हैरान रह गए थे, लेकिन बख्तावर की लाश देखने से पहले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद उन्हें बख्तावर की लाश भी मिल गई। उसके सीने में एक बहुत बड़ा छेद था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी आखिरी सांसों में बहुत तकलीफ हुई थी। सूर्यांश ने सबको बताया कि आरव ने उसके सोल के चीथड़े कर दिए थे। बख्तावर की लाश देखकर शिखा और उसके सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। प्राची और श्रेया खुश थे क्योंकि आरव ने न सिर्फ उन्हें बचा लिया था, बल्कि उनके सारे दोस्तों की मौत का बदला भी ले लिया था। वो बख्तावर से इतनी ज्यादा नफरत करते थे जितनी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी, और उनकी ये नफरत गलत नहीं थी। आखिर वो लोग स्टूडेंट्स थे जो महज अपनी ट्रेनिंग पर आए थे। उनकी क्या गलती थी? उन्हें इतना सब कुछ बर्दाश्त क्यों करना पड़ा? आरव कहाँ है? क्या उसे चोट लगी है? मैं उसके सारे जख्म हील कर दूंगी, प्राची ने अचानक कहा। देखो, हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। सूर्यांश अभी आरव के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था। प्लीज हमें बताइए कि आरव कैसा है, श्रेया ने पूछा। मैं उसके परिवार को खबर कर दूंगा, सूर्यांश ने धीमी आवाज में कहा। वो शिखा और उसके सैनिकों को घूर रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो इन बेरहम लोगों पर गुस्सा था जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जिन्होंने एक टैलेंटेड मैजिशियन को एक शैतान में बदल कर रख दिया था। सूर्यांश हमेशा से जानता था कि आरव बड़ी बड़ी चीजों के लिए ही बना था और बिना किसी डिमन एलिमेंट के भी वो दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता था। उसने खुद आरव के लिए कितने सपने देखे थे। कुछ देर बाद बख्तावर की लाश को सेफ जोन के अंदर लाया जा चुका था। आर्मी ने उसकी लाश शिखा को लाने के लिए भेजा था क्योंकि शिखा मैजिक कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार थी। जो स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग पूरी करने अग्निगढ़ शहर आए थे, वो भी सेलेस्टियल यूनिवर्सिटी वापस लौट चुके थे। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स की लाशें ही वापस आई थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ट्रेनिंग मिशन पर ऐसा कुछ होगा। आर्मी के जिस रेजिमेंट में बख्तावर था, वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कुछ और ही चाहती थी।